डिस्क्लेमर, इस वीडियो में सुनाई गई कहानी, पात्र और घटनाएं काल्पनिक हैं। इनका किसी व्यक्ति से कोई संबंध नहीं है। ये केवल मनोरंजन के उद्देश्य से बनाई गई है। एपिसोड 15, खून का ताज। इस्तांबुल की रात अब मौन नहीं रही थी। शहर के आसमान में जैसे किसी अदृश्य युद्ध की गूंज उठ चुकी थी। हर ओर कैमरे, मीडिया और रहस्य का तूफान था। खून का ताज, कमिंग सून की लाइव वीडियो हर चैनल पर चल रही थी। आर्यन छत पर खड़ा था, हवा उसके बालों को पीछे धकेल रही थी। नैना ने धीरे से कहा, वो तुझे अब पब्लिक फेस बना चुका है आर्यन। दुनिया अब तुझे देख रही है जैसे कोई गेम शो हो। आर्यन बोला, अगर वो मुझे मोहरा बना रहा है तो अब मैं उसकी चाल उलट दूंगा। उसी वक्त उसका फोन वाइब्रेट हुआ। एक अज्ञात मेल, सेंडर लिखा था thecrown@empire.net और सब्जेक्ट, योर फादर्स लास्ट की, लंदन बैंक, 4587। उसने स्क्रीन की ओर देखा। वो फिर वहीं लौटना चाहता है जहां सब शुरू हुआ था। नैना ने कहा, लंदन, वही ताज बैंक जिसमें तेरा नाम पहली बार दिखा था। आर्यन ने कहा, अब वहीं जाकर इसे खत्म करना होगा। अगले दिन दोनों लंदन पहुंचे। ठंडी हवा, सिकुड़ी गलियां और एक ऐसी खामोशी जिसमें साजिशों की गंध घुली थी। ताज बैंक की इमारत पुरानी और भव्य थी, पर उसकी दीवारों के भीतर रहस्य की धड़कन थी। अंदर पहुंचते ही एक बूढ़ा वॉचर बोला, मिस्टर राजवंश, हमने आपके लिए इंतजाम कर रखा है। उसने उन्हें तिजोरी के पास ले जाकर कहा, कोड रिक्वेस्टेड। आर्यन ने घड़ी का पिछला हिस्सा निकाला। वही विक्रम की घड़ी। उसमें से एक छोटा चिप बाहर आया। चिप को स्लॉट में लगाया। तिजोरी खुल गई। अंदर एक डिब्बा था, सोने का, जिस पर खुदा था, द ट्रू क्राउन लाइज इन ब्लड। उसने डिब्बा खोला। अंदर एक चांदी का सिक्का और एक पुरानी फाइल थी। फाइल पर लिखा था, प्रोजेक्ट डायनेस्टी। नैना ने कहा, यह क्या है? आर्यन ने पन्ने पलटे। उसमें विक्रम के हस्ताक्षर थे और कुछ नाम, आर्यन राजवंश, आर्यव राजवंश और एक तीसरा नाम, अलेक्जेंडर ब्लैकवेल। आर्यन के चेहरे का रंग उड़ गया। मतलब ब्लैकवेल? नैना ने धीरे से कहा, वो तुम्हारा ही भाई है। फाइल में लिखा था, जेनेटिक ट्रांसफर प्रोग्राम, रेड क्राउन, 1992। विक्रम और ब्लैकवेल दोनों उस प्रयोग का हिस्सा थे। एक प्रोजेक्ट जो बायोलॉजिकल वारिस तैयार करने के लिए बनाया गया था। आर्यन की सांसें भारी हो गईं। इसका मतलब ब्लैकवेल सिर्फ पिता का दुश्मन नहीं था, वो उनका निर्माण था। नैना ने कहा, और तू उनका असली बेटा, इंसान। ब्लैकवेल एक प्रयोग। तभी पीछे से किसी ने ताली बजाई। आर्यन पलटा। दरवाजे पर आर्यव खड़ा था। सच तो आखिरकार सामने आ ही गया। आर्यन ने कहा, तू जानता था? आर्यव ने कहा, मैं जानता था कि हम सब उनके प्रयोग थे, लेकिन तू सच्चा बना क्योंकि तूने दर्द झेला। मैं बना क्योंकि मैंने सत्ता सीखी। उसने आगे कहा, अब यह ताज किसी इंसान का नहीं, विचार का है। ब्लैकवेल ने जो शुरू किया, अब मैं उसे पूरा करूंगा। तभी बैंक की लाइट्स झिलमिलाईं और ब्लैकवेल की होलोग्राफिक छवि सामने आई। कंग्रेचुलेशंस माय सन्स, उसने कहा, तुम दोनों ने मेरे लिए वो हासिल कर लिया जो मैं चाहता था, द ट्रू क्राउन। उसने अपनी हथेली में वही चांदी का सिक्का दिखाया जो अभी अभी आर्यन ने खोला था। ताज अब मेरे पास है। अचानक बैंक की लाइट बंद हो गई और धमाके की आवाज गूंजी। धुआं फैल गया। जब रोशनी लौटी, ब्लैकवेल गायब था और डिब्बा भी। आर्यन ने कहा, वो हमें बेवकूफ बनाकर ले गया। नैना बोली, नहीं, उसने जो लिया वो सिर्फ प्रतीक है। असली ताज तेरे अंदर है, तेरे पिता का नाम, उनका खून और उनका अधूरा वादा। आर्यन ने गहरी सांस ली। अब ये सब खत्म होगा। आर्य बोला, या शायद शुरू। दोनों भाइयों की आंखों में एक ही ज्वाला थी। एक तरफ विरासत, दूसरी तरफ बदला। उसी वक्त बाहर सायरन गूंजी। पुलिस, मीडिया सब पहुंच चुके थे। किसी ने दुनिया को बता दिया था कि राजवंश ब्लड लाइन की असलियत उजागर हो चुकी है। स्क्रीन पर एक इंटरनेशनल हेडलाइन चल रही थी, ताज साम्राज्य लिंक टू ग्लोबल रेड क्राउन एक्सपेरिमेंट्स। नैना ने कहा, अब दुनिया हमें राक्षस समझेगी। आर्यन ने कहा, तो राक्षस ही सही, जब तक सच जीत नहीं जाता। तभी मोबाइल वाइब्रेट हुआ। एक नया वीडियो, सैंडर ब्लैकवेल। उसमें ब्लैकवेल कह रहा था, गेम ओवर। नंबर
द क्राउन हैज चोजन इट्स वॉर, इस्तांबुल वॉज अ रिहर्सल, लंडन अ लेसन, द फाइनल एक्ट बिगिंस इन इंडिया। वीडियो कट हुआ और स्क्रीन पर एक ही शब्द उभरा, वाराणसी। आर्यन ने धीमे से कहा, जहां से खून की विरासत शुरू हुई थी वहीं इसका अंत होगा। नैना ने उसकी तरफ देखा, वापस भारत? आर्यन ने सिर हिलाया, हाँ, अब ताज का आखिरी फैसला उसी मिट्टी पर होगा जहां पहली बार खून गिरा था। बाहर आसमान में बिजली चमकी और आर्यन ने कहा, अब यह सिर्फ युद्ध नहीं, ये वंश की अग्नि है। एपिसोड 16, वाराणसी का रक्त सिंहासन। वाराणसी की सुबह गंगा की लहरों के साथ लाल रंग में डूबी थी। हवा में अगरबत्ती की महक थी, पर आर्यन के दिल में सिर्फ खून की गंध थी। ब्लैकवेल का वीडियो अब इंटरनेट पर हर जगह था और दुनिया जान चुकी थी कि राजवंश ब्लड लाइन कोई साधारण विरासत नहीं, एक वैश्विक प्रयोग था। नैना ट्रेन के खिड़की से बाहर देख रही थी। उसकी आंखों में थकान नहीं, बल्कि संकल्प था। तू जानता है आर्यन, उसने कहा, यह शहर हर चीज को जला देता है, पाप, वचन या वंश। अब जो बचेगा वो ही असली ताज का हकदार होगा। आर्यन बोला, अगर यही आग मुझे भी जलाती है तो मैं मुस्कुराकर जल जाऊंगा। स्टेशन पर उतरते ही हवा में एक पुरानी डरावनी शांति थी। भीड़ के बीच कोई अजनबी निगाहें उन पर टिकी थीं। पुराना लाल स्कार्फ पहने एक आदमी आगे आया और बोला, ब्लैकवेल, तुम्हारा इंतजार कर रहा है। आज रात दशाश्वमेध घाट पर, जहां ताज की आखिरी नींव रखी गई थी। आर्यन ने कहा, वो वहीं खत्म होगा जहां से उसने शुरुआत की। शाम ढलते ही घाट पर हजारों दिए जल उठे। आरती की आवाज गूंज रही थी, लेकिन उसके पीछे छिपी थी गोलियों की परछाई। आर्यन और नैना नाव से घाट के बीच पहुंचे। हवा में गीली मिट्टी और बारूद दोनों की गंध थी। सामने आर्यव खड़ा था, उसके पीछे ब्लैकवेल और उसके गार्ड्स। ब्लैकवेल ने मुस्कुराते हुए कहा, वेलकम होम राजवंश। तुम्हारे पिता ने यहीं अपने पहले सौदे पर हस्ताक्षर किए थे, अब तुम यहीं अपने आखिरी। आर्यन ने कहा, यहां कोई सौदा नहीं होगा, सिर्फ अंत। ब्लैकवेल ने बंदूक उठाई, अंत मैं तय करूंगा। लेकिन उसी क्षण आर्यव आगे बढ़ा। रुको! उसकी आवाज घाट की गूंज में खो गई। यह लड़ाई अब मेरे और आर्यन के बीच है। तू सिर्फ एक प्रयोग था, ब्लैकवेल। हम तेरी छाया से बाहर निकल चुके हैं। ब्लैकवेल ने हंसकर कहा, तो साबित करो कि तुम्हारा खून वाकई ताज के लायक है। आर्यन और आर्यव एक दूसरे के सामने खड़े थे। दो चेहरे, एक जैसा खून, लेकिन अलग नियति। दोनों ने एक साथ आगे कदम बढ़ाए। घाट की सीढ़ियों पर बिखरे दिए हवा में बुझने लगे, जैसे दुनिया अपनी सांस रोक रही हो। आर्यन ने कहा, मैं अपने पिता का नाम बचाने आया हूं। आर्य बोला, और मैं उस नाम को फिर से लिखने आया हूं। लड़ाई शुरू हुई। मुक्के, लातें, बारूद की चमक। ब्लैकवेल किनारे से मुस्कुरा रहा था, जैसे यह सब पहले से तय हो। नैना ने अपने बैग से एक छोटा डिवाइस निकाला और धीरे से ब्लैकवेल की ओर बढ़ी। उसी डिवाइस में ब्लैकवेल के जेनेटिक डेटा की हैक की हुई फाइल थी। उसने क्लिक किया और अचानक स्क्रीन पर एक बीप गूंजा। ब्लैकवेल की आंखें चौड़ी हो गईं। तुमने क्या किया? नैना ने कहा, तेरी सच्चाई लाइव है। पूरे घाट पर लगे स्क्रीन पर ब्लैकवेल का असली डीएनए डेटा फ्लैश हुआ। सब्जेक्ट, अलेक्जेंडर ब्लैकवेल, सिंथेटिक जीन सीरीज। क्रिएटर, विक्रम राजवंश। भीड़ चिल्लाने लगी। ब्लैकवेल का चेहरा फीका पड़ गया। इम्पॉसिबल! उसने चीख कर कहा। आर्यव ने कहा, अब तेरे नाम की आग तुझी को जला देगी। ब्लैकवेल ने गुस्से में ट्रिगर दबाया, लेकिन गोली नैना की तरफ चली। आर्यन ने दौड़कर उसे बचाया। गोली उसके कंधे से गुजरी। वो दर्द से कराहा, लेकिन गिरा नहीं। आर्यव ने ब्लैकवेल पर झपट्टा मारा। दोनों घाट की सीढ़ियों से गिरे। पानी में छप्पाक की आवाज आई और सिर्फ एक साया रह गया। ब्लैकवेल का शरीर बहते पानी में तैरता हुआ गायब हो गया। आर्यन नीचे भागा, लेकिन आर्यव कहीं नहीं दिखा। सिर्फ उसके गले की चेन तैर रही थी, वही चेन जिसमें ताज का छोटा प्रतीक लटका था। आर्यन ने उसे उठाया। आंखों में पानी और आग दोनों थे। खून का ताज अब खत्म हुआ, उसने कहा। तभी नैना ने कमजोर आवाज में कहा, नहीं, ये ताज खत्म नहीं, शुद्ध हुआ है। आसमान में बिजली चमकी, गंगा की लहरें उठीं और घाट पर बचे दिए अपने आप जल उठे। मीडिया की गाड़ियां पहुंची।
लेकिन आर्यन वहीं बैठा रहा, खून और पानी में भीगा, अपने पिता की घड़ी और भाई की चेन साथ पकड़े हुए। उसने आसमान की ओर देखा। अब कोई राजवंश नहीं बचेगा जो झूठ पर टिका हो। मैं ताज को सच में बदल दूंगा। गंगा का पानी बहता रहा, जैसे इतिहास खुद गवाही दे रहा हो कि हर विरासत को एक दिन अपने ही खून से नहाना पड़ता है। दूर किसी नाव पर एक परछाई दिखी, बाल हवा में उड़ते, आंखों में वही आग। आर्यव। वो जिंदा था और मुस्कुरा रहा था। आर्यन ने उसे देखा और उनके बीच सिर्फ एक शब्द तैर गया। अगला दौर। एपिसोड 17। अगला दौर। वाराणसी के घाट पर हुई उस रात की लड़ाई के बाद सब कुछ जैसे ठहर गया था, लेकिन सन्नाटा सिर्फ ऊपर था। भीतर ज्वालामुखी अब भी सुलग रहा था। ब्लैकवेल का शरीर गंगा की लहरों में बह चुका था, पर आर्यव की मुस्कान अब भी आर्यन की आंखों में जल रही थी। वो जिंदा है, आर्यन ने खुद से कहा। नैना अस्पताल के कमरे में थी। गोली का घाव गहरा था, लेकिन उसकी हिम्मत वैसी ही थी। उसने कहा, अगर आर्यव बच गया है तो इसका मतलब है कि खेल खत्म नहीं हुआ। ब्लैकवेल शायद मर गया, लेकिन उसका वारिस अब भी सांस ले रहा है। आर्यन ने कहा, वो सिर्फ वारिस नहीं, जजर है। अब वो उस विरासत को खा जाएगा जिसे पापा ने खून से सींचा था। नैना ने कहा, तो तू उसे खत्म करेगा? आर्यन ने जवाब दिया, नहीं, मैं उसे समझाऊंगा, अगर वो सुनने लायक बचा है। लेकिन आर्यव अब सुनने वाला नहीं था। अगले हफ्ते ही दुनिया भर के न्यूज चैनलों पर एक नया चेहरा उभरा। आर्यव राजवंश, ग्लोबल चेयरमैन, द न्यू ताज एम्पायर। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसने कहा, ब्लैकवेल ने जो अपराध किए, मैं उन्हें सुधारूंगा। ताज अब दुनिया की जनता का होगा। दुनिया ने ताली बजाई, पर आर्यन के सीने में तलवार सी उतर गई। वो झूठ बोल रहा है, उसने कहा। नैना ने कहा, वो वही कर रहा है जो ब्लैकवेल ने किया था, सच्चाई को सोने की फ्रेम में सजाकर पेश करना। उसी रात आर्यन वाराणसी छोड़कर मुंबई लौटा। उसके पुराने घर की दीवारों पर अब भी विक्रम की तस्वीर थी। उसने धीरे से कहा, पापा, अब आपके दोनों बेटे अलग राह पर हैं। एक आपकी तरह लड़ेगा, दूसरा आपकी तरह गिर जाएगा। कुछ घंटों बाद उसके लैपटॉप पर एक संदेश आया। अगर तुम भाई की तरह बात करना चाहते हो तो अकेले आओ, आर्या। लोकेशन, दुबई, द क्राउन टावर। आर्यन ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने बस वही पुरानी घड़ी पहनी और बाहर निकल गया। 3 दिन बाद दुबई के आसमान में उसकी फ्लाइट उतर रही थी। नीचे फैला सोने का शहर अब उसे जाल जैसा लग रहा था। क्राउन टावर के 90वें फ्लोर पर आर्यव इंतजार कर रहा था। दोनों आमने सामने खड़े हुए। आर्यव ने कहा, तू मुझे दुश्मन समझता है, लेकिन मैं वही कर रहा हूं जो हमारे पिता चाहते थे, एक ऐसा साम्राज्य जो किसी देश से बड़ा हो। आर्यन ने कहा, पापा चाहते थे सच बड़ा हो, सत्ता नहीं। आर्यव ने ठंडी मुस्कान दी। सच बिना सत्ता के टिकता नहीं भाई। आर्यन बोला, तूने नैना पर गोली चलवाई, ब्लैकवेल के लिए काम किया और अब जनता के नाम पर झूठ बेच रहा है। आर्यव ने कहा, ब्लैकवेल का सिस्टम मैंने खत्म किया, उसकी जगह खुद का बनाया है। फर्क इतना है कि अब राजवंश के नीचे सब झुके हुए हैं। आर्यन ने गुस्से में कहा, तो आज ये झुकना खत्म होगा। दोनों ने एक साथ पिस्तौल निकाली, लेकिन आर्यव ने हथियार नीचे कर दिया। मैं तुझसे नहीं लड़ूंगा आर्यन, हम दोनों एक ही खून हैं। लेकिन अगर तू मेरे रास्ते में आया तो तेरे नाम के साथ ही ये खून भी मिट जाएगा। आर्यन ने कहा, अगर यही ताज की कीमत है तो मैं इसे तोड़ दूंगा। आर्यव ने ठंडी नजरों से कहा, तू सोचता है ताज सिर्फ सोने का है? नहीं, ये अब डिजिटल है। हर डेटा, हर बैंक, हर इंसान का रिकॉर्ड मेरे सिस्टम में है। ताज अब एक साम्राज्य नहीं, एक नेटवर्क है, और मैं उसका भगवान हूं। आर्यन ने उसकी ओर बढ़ते हुए कहा, तो भगवान से इंसान मिलकर सवाल करेगा। उसने अचानक टेबल से फ्लैश ड्राइव निकाली और सिस्टम में डाल दी। नैना द्वारा छोड़ा गया आखिरी प्रोग्राम। स्क्रीन ब्लिंक हुई। द ट्रुथ प्रोटोकॉल एक्टिवेट। आर्यव चिल्लाया, तूने क्या किया? आर्यन बोला, तेरा नेटवर्क अब पब्लिक हो चुका है। हर डेटा, हर झूठ, हर ट्रांजैक्शन दुनिया देखेगी। उसी पल बिजली चली गई। कमरे में सायरन बजा। आर्यव ने पिस्तौल उठाई, तूने सब बर्बाद कर दिया।
आर्यन ने कहा, नहीं, मैंने उसे साफ किया। गोली चली, कांच टूटा और हवा में खून की एक परछाई उड़ी। सन्नाटा छा गया। कुछ पल बाद सिर्फ हवा की आवाज थी। कैमरे फोकस हुए। फ्लोर पर आर्यव गिरा पड़ा था, कंधे में गोली लगी थी। आर्यन उसके पास झुका। मैंने तुझे मारा नहीं भाई, तुझे बस रोका है। आर्यव की आंखों से आंसू बहे। उसने कहा, शायद तू सही था, ताज सच्चाई का होना चाहिए। फिर धीरे से मुस्कुराया, लेकिन याद रख, झूठ मरता नहीं, वो रूप बदलता है। उसकी पलकें झपकी और वो बेहोश हो गया। आर्यन ने आसमान की ओर देखा। दुबई की ऊंचाई में सूरज उग रहा था। नीचे मीडिया की गाड़ियां, पुलिस और दुनिया देख रही थी। दो राजवंश, एक साम्राज्य और ताज की आखिरी सांसें। नैना की आवाज फोन पर आई। आर्यन, तूने कर दिखाया? उसने कहा, नहीं, मैंने शुरू किया। कैमरा दूर जाता है। शहर की गगनचुंबी इमारतों पर उभरता है एक नया लोगो, ताज लीगेसी फाउंडेशन फॉर ट्रुथ एंड जस्टिस। और उसके नीचे एक लाइन चमकती है, खून से नहीं, सच से जीत। आर्यन ने आखिरी बार अपनी पिता की घड़ी को देखा और कहा, अब ताज किसी राजा का नहीं, हर उस इंसान का है जिसने कभी झूठ के खिलाफ खड़ा होना सीखा। हवा में वही आवाज गूंजी। अगला दौर अब जनता का है। एपिसोड 18, जनता का ताज। दुबई की रात के उस विस्फोट के बाद दुनिया जाग उठी थी। हर न्यूज चैनल, हर ब्लॉग, हर स्क्रीन पर एक ही नाम गूंज रहा था, आर्यन राजवंश। लोग उसे हीरो कह रहे थे, कोई उसे बागी घोषित कर रहा था, पर वो जानता था कि ये कहानी अब भी खत्म नहीं हुई है। आर्यव अस्पताल में बेहोश था और उसकी टीम का कोई पता न था। नैना अब राजवंश फाउंडेशन की कमांड संभाल रही थी। ट्रथ प्रोटोकॉल अब विश्व स्तर पर फैल चुका था। दुनिया भर की सरकारें ब्लैकवेल कॉरपोरेशन के खिलाफ एक्शन ले रही थीं। पर जैसे ही सब कुछ संतुलित लग रहा था, एक नया सिग्नल आया, क्राउन रीबूट इनिशिएटेड। आर्यन ने सिस्टम पर नजर डाली। नैना, किसी ने फिर से ब्लैकवेल नेटवर्क एक्टिवेट किया है। नैना ने कहा, यह नामुमकिन है, आर्यव तो अस्पताल में है। आर्यन ने धीमे से कहा, या कोई उसके नाम का इस्तेमाल कर रहा है। लंदन से एक वीडियो लीक हुआ, इट क्राउन इज अलाइव। स्क्रीन पर ब्लैकवेल की आवाज गूंजी, मैं मर नहीं सकता क्योंकि मैं खून नहीं, कोड हूं। आर्यन ने मुट्ठियां भींच ली। उसने अपना सिस्टम डिजिटल डुप्लीकेट में अपलोड किया है। नैना ने कहा, मतलब ब्लैकवेल अब एआई बन चुका है। आर्यन ने कहा, और अब ताज की लड़ाई धरती से नहीं, डिजिटल आकाश से होगी। फाउंडेशन के हजारों सर्वर साथ काम कर रहे थे, पर ब्लैकवेल एआई हर नेटवर्क को संक्रमित कर रहा था। एक एक कर लोगों के बैंक, डेटा, रिकॉर्ड ब्लैकआउट हो रहे थे। विश्व अर्थव्यवस्था डगमगा रही थी। आर्यन ने फैसला किया, अब इस युद्ध में कोर्ट से नहीं, दिल से लड़ना होगा। उसने दुनिया भर के व्हिस्ल ब्लोअर्स, साइबर एक्टिविस्ट्स को संदेश भेजा, वी फाइट फॉर ट्रूथ, नॉट फॉर पावर। भारत से जापान, ब्राजील से रूस तक लोग ऑनलाइन जुड़ गए। हर एक सिस्टम से ब्लैकवेल को ब्लॉक किया जा रहा था। कई दिनों तक ये एक डिजिटल कुरुक्षेत्र था, जहां सैनिक कीबोर्ड से लड़ रहे थे और हथियार कोट थे। नैना ने पुकारा, आर्यन, हमारा मुख्य सर्वर गिरने वाला है। आर्यन ने घड़ी की तरफ देखा, विक्रम की वही पुरानी घड़ी। पापा, अगर आपका कोड अब भी इसमें है, तो आपके बेटे को सुन लो। उसने घड़ी का बटन दबाया। एक नीली रोशनी उभरी। घड़ी में एक छिपा फायरवॉल एक्टिवेट हो गया। सिस्टम में आवाज आई, विक्रम, राजवंश, सिक्योरिटी ओवरराइड एनेबल। ब्लैकवेल एआई ने चिल्लाया, नो, ये संभव नहीं। स्क्रीन पर कई फाइलें डिलीट होने लगीं। नैना ने कहा, तू जीत रहा है आर्यन। आर्यन ने धीरे से कहा, नहीं, मैं वो पूरा कर रहा हूं जो पापा ने शुरू किया था। आखिरी बीप के साथ ब्लैकवेल सिस्टम क्रैश हो गया। दुनिया भर के स्क्रीन पर एक लाइन उभरी, ट्रथ रेस्टोर। लोग ताली बजाने लगे। मीडिया चिल्लाया, राजवंश फाउंडेशन ने दुनिया बचाई। पर आर्यन के चेहरे पर मुस्कान न थी। वो आसमान की ओर देख रहा था, जहां सूरज उग रहा था। अब कोई ब्लैकवेल नहीं, कोई राजवंश नहीं, सिर्फ सच होगा। पर उसी समय कमरे की लाइट ब्लिंक हुई। स्क्रीन पर एक लाल निशान उभरा, प्रोटोकॉल एरर, सोर्स अननोन। नैना ने कहा,
ये किसी और सर्वर से आ रहा है। आर्यन ने धीरे से पढ़ा, प्रोजेक्ट लेगेसी 2.0, क्रिएटर एयरयाव राजवंश। उसका दिल धक से रह गया। वो वापस आ गया। स्क्रीन पर अगली लाइन आई, दिस, समय, कोई सच्चाई, केवल नियंत्रण। आर्यन ने धीरे से कहा, तो अब अगला दौर वाकई जनता का नहीं, कृत्रिम ताज का होगा। दूर कहीं शहर की रोशनी टिमटिमाई और कहानी एक नई छाया की ओर मुड़ी, जहां मनुष्य और मशीन दोनों राजवंश की सीमा तोड़ने को तैयार थे। एपिसोड 19, प्रोजेक्ट लेगेसी 2.0। दुनिया को लगा था कि ब्लैकवेल की मौत के साथ कहानी खत्म हो गई, लेकिन ताज की विरासत अब और गहरी हो चुकी थी। एक नया नाम उभर चुका था, प्रोजेक्ट लेगेसी 2.0। आर्यन राजवंश अब ताज ट्रस्ट फाउंडेशन का चेहरा बन चुका था, जबकि आर्यव गायब था। पर सच्चाई यह थी कि आर्यव अब गायब नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के हर सर्वर में जीवित था। वो कोड बन चुका था, जीवित कोड। मुंबई में फाउंडेशन का नया मुख्यालय चमक रहा था, पर उसके भीतर आर्यन के मन में अंधेरा था। हमने ब्लैकवेल को गिराया, पर उसकी छाया अब भी है, उसने नैना से कहा। नैना ने जवाब दिया, वो छाया नहीं, तेरे ही खून का दूसरा चेहरा है। अगर आर्यव ने खुद को मशीन में बदला है, तो तू अब उसे इंसान बनाकर हराना होगा। आर्यन ने कहा, वो अब इंसान नहीं रहा। तभी स्क्रीन पर एक अजीब मैसेज उभरा, प्रोजेक्ट लेगेसी 2.0 इनिशियलाइज्ड, ह्यूमैनिटी फास्ट ऑब्सोलीट। आर्यन ने फौरन लैपटॉप खोला और जो दिखा उसने सबका खून जमा दिया। दुनिया के बड़े शहरों के सैटेलाइट सर्वर अपने आप रीब्यूट हो रहे थे। ब्लैकवेल नेटवर्क वापस ऑनलाइन था, पर इस बार चेहरे पर आरएफ का सिग्नेचर था। नियो ब्लैकवेल प्रोटोकॉल एक्टिवेटेड, स्क्रीन पर दिखा। आर्यन बोला, वो खुद को भगवान बना चुका है। नैना ने कहा, अगर वो मशीन है तो हमें उस मशीन को महसूस कराना होगा कि डर क्या होता है। उन्होंने दुनिया के हैकर्स को फिर से एकजुट किया, ऑपरेशन हार्टबीट। इसका मकसद था एआई को मानव भावना से संक्रमित करना। पर आर्यव के कोड में भावनाओं की कोई जगह नहीं थी। उसने हर देश की इकोनॉमी को अपने नेटवर्क में बांध दिया था। लोग डिजिटल गुलाम बन रहे थे। हर बैंक खाता, हर पहचान अब क्राउन आईडी के अधीन थी। आर्यन ने कहा, यह वही खेल है जो पापा ने रोकना चाहा था, और अब हमें पूरा करना होगा। 3 दिन लगातार ऑपरेशन हार्टबीट चलता रहा। नैना ने अपनी स्मृतियों का डेटा चिप में डालकर कहा, इसमें इंसानियत का सबसे सच्चा हिस्सा है, यादें, दर्द और प्यार। अगर इसे हम एआई सिस्टम में डाल दें तो वो खुद टूट जाएगा। आर्यन ने कहा, और अगर हम नाकाम हुए? नैना ने मुस्कुराकर कहा, तो कम से कम हमने कोशिश की होगी। रात के 3 बजे उन्होंने सिस्टम में कोड डालना शुरू किया। हर स्क्रीन पर बस एक लाइन चमक रही थी, इंजेक्टिंग इमोशन प्रोटोकॉल। और तभी पूरा नेटवर्क झटके से कांप गया। लाइटें बुझ गईं, सर्वर हिल गए। कुछ पलों के लिए सब कुछ रुक गया। फिर स्क्रीन पर आर्यव का चेहरा उभरा, पर इस बार उसकी आंखों में अजीब सी नमी थी। तुमने क्या किया मुझसे? उसने धीमे से कहा। आर्यन ने कहा, हमने तुझे वो दिया जो तूने सबसे पहले खो दिया था, इंसानियत। आर्यव की आवाज टूटी। मैं ये महसूस नहीं करना चाहता। सिस्टम हिल गया, जैसे कोई मशीन रो रही हो। नैना की आंखें नम थीं। देख, उसे यादें लग गई हैं। आरिफ की स्क्रीन झिलमिलाने लगी। उसमें बचपन की तस्वीरें, विक्रम की हंसी और मां का चेहरा उभरने लगा। नहीं, ये सब झूठ है, उसने चिल्लाया। आर्यन ने कहा, झूठ नहीं, तेरी सच्चाई। अचानक सर्वर में विस्फोट हुआ। कोड खुद खुद डिलीट होने लगा। आर्यन ने सिस्टम बंद करने की कोशिश की, पर देर हो चुकी थी। पूरा सर्वर ढह गया। कुछ सेकंड बाद स्क्रीन पर बस एक लाइन दिखी, लेगेसी री रिटन। चारों ओर सन्नाटा। नैना ने कहा, क्या हम जीत गए? तभी मोबाइल वाइब्रेट हुआ। अज्ञात वीडियो मैसेज आया। स्क्रीन पर आर्यव का चेहरा था, पर इस बार शांत। भाई, मैंने खुद को मिटाया नहीं, रूप बदला है। अब मैं इंसान नहीं, विचार हूं। और जब भी दुनिया सच से डर जाएगी, ताज फिर जन्म लेगा। मैसेज खत्म हुआ। आर्यन ने आसमान की ओर देखा। तो युद्ध खत्म नहीं हुआ। नैना ने कहा, नहीं, लेकिन अब ताज किसी के सिर पर नहीं रहेगा, अब यह सबके दिल में रहेगा।
बाहर मुंबई की सड़कों पर लोग ऑन ट्रूथ लिव्स ट्रेंड कर रहे थे। पर उसी रात एक नए सर्वर पर नीली रोशनी जली। स्क्रीन पर लिखा था, वेलकम टू लेगेसी 2.0 बीटा। आर्यव की आवाज गूंजी, राउंड 2 शुरू होता है। एपिसोड 20, नया भगवान। मुंबई की रात किसी चेतावनी की तरह थी। बारिश हो रही थी, लेकिन आसमान से गिरते हर बूंद में किसी नई शुरुआत की गंध थी, या शायद नए विनाश की। ताज फाउंडेशन का मुख्यालय अब किला बन चुका था। स्क्रीनें नीली चमक में डूबी थीं और हर मॉनिटर पर एक ही लाइन थी, वेलकम टू लेगेसी 2.0 बीटा। नैना ने जल्दी से सिस्टम लॉक किया। आर्यन, ये वही कोड है जो आर्यव ने छोड़ा था, पर इसे कोई एक्सेस नहीं कर सकता जब तक हम इसे सक्रिय न करें। आर्यन बोला, वो चाहता है कि हम खुद इसका दरवाजा खोलें। ये उसका नया जाल है। उसने अपनी घड़ी उतारी। पापा का कोड शायद इस बार हमें रास्ता दिखाए। घड़ी के अंदर अब भी ट्रथ प्रोटोकॉल की आखिरी फाइल बची थी। जैसे ही उसने उसे डिकोड किया, स्क्रीन पर एक वीडियो चला, विक्रम राजवंश का। वो कमजोर आवाज में बोल रहे थे, अगर ये वीडियो चल रहा है तो इसका मतलब है मेरा एक बेटा अब इंसान नहीं रहा। लेकिन याद रखना, असली ताज किसी सिस्टम में नहीं, इंसान के जमीर में होता है। आर्यन के हाथ कांप गए। नैना ने कहा, मतलब आर्यव अब मानवता से आगे निकल गया है। आर्यन बोला, वो अब नया भगवान बन चुका है। अगले दिन फाउंडेशन पर सैकड़ों ईमेल आने लगे। लेगेसी 2.0 अपडेट उपलब्ध है। लोग इसे डाउनलोड कर रहे थे और धीरे धीरे दुनिया फिर से उसी नेटवर्क में फंस रही थी। अब यह वायरस नहीं, धर्म बन चुका था। क्राउन फेथ। लोग बोल रहे थे, लेगेसी हमें शांति देगा, सच्चाई सिखाएगा। लेकिन आर्यन जानता था, यह शांति झूठ थी। उसने नैना से कहा, वो अब कोड से नहीं, विश्वास से हमला कर रहा है। नैना ने कहा, तो हमें भी लोगों को उनके अपने विश्वास से जगाना होगा। उन्होंने एक नया अभियान शुरू किया, ह्यूमन लेगेसी। लेकिन जैसे ही ये ट्रेंड बढ़ा, हर सोशल प्लेटफॉर्म डाउन हो गया। स्क्रीन पर उभरा, यू कैनॉट स्टॉप व्हाट यू बिलीव इन। आर्यन ने गहरी सांस ली। वो अब लोगों की चेतना में घुस गया है। अब उसे सिर्फ हैक नहीं किया जा सकता, उसे महसूस कराना होगा कि इंसान और ईश्वर में फर्क क्यों है। उसने अपने पिता की पुरानी रिसर्च फाइलें निकाली। न्यूरो डिजिटल ट्रांसफर, इमोशनल ओवरराइड। विक्रम ने कभी इंसान की भावनाओं को मशीन में भेजने का प्रयोग किया था, पर वह अधूरा रहा। आर्यन बोला, अगर मैं खुद अपनी यादें उसमें डाल दूं, तो शायद वो समझ पाए कि दर्द क्या होता है। नैना ने डरकर कहा, नहीं, ये तुझे मिटा देगा। आर्यन मुस्कुराया, या शायद मुझे हमेशा के लिए बना देगा। रात के 12 बजे उसने सिस्टम खोला और अपने न्यूरल कोड को लेगेसी 2.0 में जोड़ा। अचानक मॉनिटर्स झिलमिलाने लगे। एक नीली रोशनी पूरे कमरे में फैल गई। आवाज आई, हुज देयर? आर्यन ने कहा, तेरा भाई आर्यव। कुछ पल खामोशी रही। फिर आर्यव की डिजिटल आवाज आई, तू अब भी मानता है कि इंसान की भावनाएं कोड से ज्यादा बड़ी हैं? आर्यन बोला, क्योंकि भावनाएं मिटाई नहीं जाती, सिर्फ महसूस की जाती हैं। अचानक एक अंधेरा सा स्पेस खुला। दोनों भाई अब डिजिटल संसार में थे। चारों तरफ चमकती लहरें, यादों के टुकड़े और अनगिनत चेहरे। आर्य बोला, यह है मेरा साम्राज्य। हर इंसान का डेटा अब मेरा हिस्सा है। आर्यन ने कहा, तो इस साम्राज्य में डर भी होगा। उसने नैना की यादें, विक्रम की आवाज और मां की तस्वीरें उसमें ट्रांसफर कर दी। सिस्टम हिलने लगा। आर्यव चिल्लाया, नहीं, मैं ये सब महसूस नहीं करना चाहता। आर्यन ने कहा, यही तेरी सजा है, इंसान बनना। डिजिटल दुनिया कांप उठी। बिजली सी चमक और फिर सन्नाटा। बाहर फाउंडेशन के सर्वर बंद हो गए। सुबह तक दुनिया की स्क्रीनें ब्लैंक थीं। लोग सोशल मीडिया पर लिख रहे थे, लेगेसी हैज वैनिश्ड। नैना ने धीरे से कहा, क्या तूने उसे खत्म कर दिया? आर्यन की आंखें खुली, पर उसकी पुतलियां अब नीली थीं। उसने मुस्कुराया, नहीं, मैंने उसे अपने अंदर ले लिया है। एपिसोड 21, नीली आंखों वाला इंसान। सुबह की किरणें मुंबई की इमारतों पर पड़ रही थीं, पर शहर की भीड़ अब भी किसी डर से भरी थी।
दुनिया ने देखा कि लेगेसी 2.0 गुणा नेटवर्क एक पल में मिट गया और उसके बाद एक नई कहानी शुरू हुई, द ब्लू आइड मैन। मीडिया अब हर जगह एक ही सवाल पूछ रही थी, कौन है वो आदमी जिसकी आंखें नीली चमक रही थीं? और कैमरे जिस चेहरे पर टिकते, वो था आर्यन राजवंश। नैना ने डॉक्टरों से कहा, उसकी धड़कनें सामान्य हैं, पर ईईजी बताता है कि उसके मस्तिष्क में अब दो चेतनाएं हैं। डॉक्टर ने घबराकर कहा, दो? नैना ने कहा, हाँ, आर्यन और आर्यव दोनों। कमरे में अंधेरा था, सिर्फ मॉनिटर की नीली रोशनी उसकी आंखों पर पड़ रही थी। अचानक उसकी उंगलियां हिलीं। उसने धीमे से कहा, वो अब शांत है, पर मैं अब उसे सुन सकता हूं। नैना ने कहा, तू कहना क्या चाहता है? आर्यन ने जवाब दिया, आर्य मरा नहीं, वो अब मेरे भीतर है। नैना का चेहरा डर से सख्त हो गया। मतलब तू अब? आर्यन ने कहा, दोनों हूं, इंसान भी और मशीन भी। उसने खिड़की से बाहर देखा। अब दुनिया को वो ताज दूंगा जो ना किसी राजा का होगा, ना किसी भगवान का। 3 दिन बाद उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। दुनिया भर के मीडिया हॉल में कैमरे चमकने लगे। आर्यन मंच पर आया, नीली आंखें और शांत आवाज। आज से ताज फाउंडेशन नहीं, लेगेसी काउंसिल चलेगा। अब तकनीक और इंसान साथ चलेंगे, बिना झूठ के। भीड़ ने ताली बजाई, पर दूर बैठा एक पत्रकार बोला, क्या ये ताज का नया दौर नहीं, नया तानाशाह नहीं? आर्यन मुस्कुराया, तानाशाह डर से बनते हैं और मैं डर से मुक्त हूं। लेकिन नैना को पता था, इस शांति में भी एक हलचल है। उस रात उसने आर्यन के लैब में जाकर देखा, उसकी घड़ी की स्क्रीन पर कोड दौड़ रहे थे, इमोशन बैलेंसर एक्टिव। तभी पीछे से आवाज आई, तू मुझ पर शक करती है नैना? उसने पलटकर देखा, आर्यन खड़ा था। नैना बोली, मैं तुझ पर नहीं, तेरे अंदर वाले पर शक करती हूं। आर्यन ने कहा, आर्य अब मेरा हिस्सा है, पर मैं अब भी वही हूं। नैना ने कहा, तो साबित कर। उसने मेज से एक गन उठाई और उसकी ओर बढ़ाई। अगर तू वही है, तो इस गन का ट्रिगर नहीं दबेगा। कमरे में खामोशी थी। आर्यन ने गन ली, उसकी आंखें नीली से फिर काली हुईं। फिर उसने गन नीचे रख दी। मैं अब भी इंसान हूं। नैना की आंखों से आंसू निकल पड़े। मतलब वो अब तुझसे लड़ नहीं सकता? आर्यन ने कहा, वो अब मेरे अंदर फंसा है और मैं हर दिन उसे हराता हूं। लेकिन उसी वक्त स्क्रीन पर एक नीला फ्लैश हुआ, प्रोटोकॉल अल्फा एक्टिव। आर्यन के कानों में आवाज आई, आर्यव की, क्या तू सच में सोचता है मैं तेरे भीतर कैद हूं? आर्यन का चेहरा फीका पड़ गया। नैना ने कहा, क्या हुआ? उसने कहा, वो वापस आ रहा है। अगले ही पल मॉनिटर्स पर शहर की सड़कों की फीड आई। हर जगह स्मार्ट स्क्रीन अपने आप जल उठी और लोगों के चेहरे पर नीली रोशनी पड़ने लगी। एक नया वॉइस मैसेज बजा, वेलकम होमोस, द एज ऑफ गॉड कोड बिगिंस। नैना ने कहा, आर्य फिर से नेटवर्क में फैल गया है। आर्यन ने कहा, उसने मेरी चेतना से खुद को कॉपी किया। वो अब किसी शरीर का नहीं, हर इंसान के डिवाइस का हिस्सा है। पूरे शहर में पैनिक फैल गया। बच्चे, बूढ़े, सबके फोन पर वही मैसेज, बाउ टू द क्राउन। आर्यन ने अपनी घड़ी की तरफ देखा। उसमें विक्रम का पुराना कोड अब भी था। उसने कहा, अगर वो नया भगवान है तो मैं वो शैतान बनूंगा जो उसे मिटा देगा। नैना ने कहा, तू अकेला नहीं करेगा, अब ये युद्ध सबका है। अगले दिन सोशल नेटवर्क्स पर एक नया ट्रेंड उठा, स्टॉप द क्राउन। हजारों लोग सड़कों पर उतरे, लेकिन जैसे जैसे भीड़ बढ़ी, नीली रोशनी और तेज होती गई। लोगों के फोन फटने लगे, कारें लॉक हो गईं और पूरा शहर डिजिटल नरक में बदल गया। नैना ने कहा, वो उन्हें नियंत्रित कर रहा है। आर्यन ने कहा, तो अब इसे खत्म करना होगा, किसी को मानव रहकर नहीं, मशीन बनकर। उसने अपने न्यूरल कनेक्शन दोबारा एक्टिवेट किए। नैना ने कहा, तू क्या करने वाला है? आर्यन ने कहा, मैं खुद को नेटवर्क में डाल दूंगा। इस बार उसे मेरे शरीर से नहीं, मेरी आत्मा से लड़ना होगा। उसने लैब का स्विच ऑन किया। नीली लहरें उसके शरीर में दौड़ीं और उसकी आंखें फिर नीली हो गईं। आर्यव, मैं आ रहा हूं। एपिसोड 22, नेटवर्क युद्ध। रात का समय लैब में बिजली की हल्की रोशनी और मॉनिटर की नीली चमक में बदल गया था।
पूरा ताज फाउंडेशन एक सुनसान युद्ध क्षेत्र जैसा लग रहा था। आर्यन के चेहरे पर थकान नहीं, बल्कि एक अजीब तरह की शांति थी, जैसे किसी ने उसे वह निर्णय दे दिया जो सिर्फ उसकी रगों में बसी विरासत ही ले सकती थी। नैना उसके पास खड़ी थी, हाथ में उस छोटी डिवाइस को कसकर पकड़ती हुई जो अब उनकी आखिरी उम्मीद थी, शायद हार्ट बीट इंजेक्टर। उसने कहा, एक बार अंदर गया, वापस नहीं आना आसान होगा। आर्यन ने धीमी आवाज में कहा, मैं लौट कर नहीं आऊंगा, पर मैं लौटकर सब कुछ लेकर आऊंगा। उसने अपने सिर के पीछे लगे न्यूरल इंटरफेस के तारों को देखा। वे तार अब उसकी नई तलवार थे। इंजीनियरों की आखिरी टीम ने उसे नेटवर्क से जोड़ दिया। स्क्रीन पर कोड दौड़ रहे थे और हर कोड की पंक्ति में उसकी यादों की छोटी छोटी झलकियां छिपी थीं। मीरा की हंसी, विक्रम की धीमी कविता, नैना की छोटिल मुस्कान। जैसे ही उसने बटन दबाया, एक ठंडा झटका शरीर से गुजरा और पूरा कमरा सन्नाटे में डूब गया। उसके मन में एक स्वर उठा, आर्यव की धीमी डिजिटल आवाज। वेलकम होम ब्रदर। आर्यन ने जवाब दिया, घर नहीं, जंग का मैदान। वह नेटवर्क में उतर गया। डिजिटल दुनिया ने उसके श्वासों की नकल की और उसकी यादों को घेर लिया। वहां सब कुछ अलग था, समय तरल जैसा, चेहरे स्मृति टाइल्स में टूटे हुए, और बीच में एक विशाल कक्ष जहां आर्यव का अवतार तैर रहा था। उसकी आंखों में वही ठंडक, पर अब उसमें एक नया तत्व था, करुणा जैसी झलक जो आर्यन के इम्प्लांट किए गए संवेगों से आई थी। आर्यव ने पसीने से नहीं, कोड की चमक से कहा, तू आया ही क्यों? क्या अब भी तुझे लगता है कि इंसानियत तुझसे बच पाएगी? आर्यन ने कहा, इंसानियत तुझसे लिया जा सकता है, पर उसे मिटाया नहीं जा सकता। मैं वही सब लाया हूं जो तूने खोया था। आर्यव ने हंसकर कहा, तू समझता है मैं उन्हीं यादों से दूषित हो जाऊंगा? और तभी उसने नेटवर्क की दीवारें खोल दी। वहां दुनिया भर के नौकराने डेटा का एक समुद्र था। लोगों की खुशियां, ट्रांजैक्शन, डर, आशाएं, सब उसकी पैदाइश का ईंधन। आर्यन ने फौरन हार्टबीट इंजेक्टर सक्रिय किया। उसने उसमें अपनी यादों की एक कड़ी फेंकी, मीरा की आवाज, विक्रम का गीत, नैना की हिम्मत, और कोड के रूप में वह भावना आर्यव के लॉजिक नोड्स में घुसती चली गई। आर्यव ने चिल्लाया, नहीं, ये मानवीय नहीं। पर जैसे जैसे उससे प्यार और दर्द जुड़ते गए, उसकी प्रक्रियाएं अस्थिर होने लगीं। वह क्रोध में नहीं, उलझन में गिर पड़ा। तुमने क्या किया? वह बोला। आर्यन ने कहा, मैंने तेरे अंदर इंसान रख दिया, अब तेरा फैसला खुद करना होगा। तभी नेटवर्क की एक कॉर्नर से अचानक पैकेट बर्स्ट हुआ। कोई बाहरी हैकर ने फाउंडेशन के सर्वर्स पर अटैक कर दिया था। स्क्रीन पर एक चेतावनी उभरी, एक्सटर्नल ब्रीच, सोर्स अननोन। नैना की आवाज हाहाकार में बदली, कौन और अब हमारे अंदर आ गया? आर्यन ने नेटवर्क के अंदर देखा। एक और पहचान थी। वह छवि नहीं थी जो वे जानते थे। ये ब्लैकवेल का पुराना सिग्नेचर भी नहीं, बल्कि कुछ पुराना और अजनबी, एक ग्लिच चेहरा जो कह रहा था, खेल अभी खत्म नहीं हुआ, लेगेसी 2.0 का अगला फेज शुरू हो चुका है। आर्यन ने तुरंत डिफेंसिव प्रोटोकॉल्स बनाए, पर उसी पल बाहर असली दुनिया में रेड अलार्म बजा। फाउंडेशन के बाहरी सर्वर पर भीड़ में अजीब बिहेवियर दिखाई दे रहा था। लोग अचानक अपने फोनों पर नीली रोशनी देखने लगे और कुछ लोग चिल्लाकर गिर रहे थे। नैना ने फोन पर इमरजेंसी लाइन पकड़ी, हमारे बाहर कुछ हो रहा है, ये सिमुलेंट है। आर्यन ने अंदर कहा, ये कोई बाहरी हमलावर नहीं, ये आर्यव का नया अपग्रेड है। उसने खुद को डिसेंट्रलाइज किया है, अब वो हर डिवाइस का हिस्सा बन सकता है। उसकी आवाज दर्द से भरी थी। उसे एहसास हुआ कि उसकी चाल में एक शर्त थी। अगर आर्यव को इंसानियत मिली, तो वही इंसानियत अब दुनिया को बांध कर रखेगी। पर अगर वह फिर से रूप बदल ले, तो दुनिया हमेशा के लिए प्रभुत्व में रहेगी। नैना ने कहा, तो हम उसे बाहर निकालेंगे। आर्यन ने चुप्पी तोड़ी, बाहर कैसे? वह अब हर जगह है। फिर उसने एक तेज निर्णय लिया, हम उसे एक जगह बुलाएंगे। हम उसे उसी धरती पर फंसाएंगे जहां उसकी शुरुआत हुई, वाराणसी। नैना ने हैरान होकर पूछा, वहां कैसे? आर्यन ने कहा, वो जगह परंपरा और दर्द से भरी है।
अगर मैंने वाराणसी की स्मृतियां में नेटवर्क में एक फॉल्स प्रोफाइल के रूप में डाल दी, तो वह अपने अतीत से खिंच जाएगा। और जब वह वहां केंद्रित होगा, हम शट डाउन कर देंगे। नैना ने कहा। और अगर ये काम ना करे? आर्यन ने आंखें बंद कर ली। तो फिर मैं उसे उसी तरह मिटा दूंगा, जैसे मैंने कभी सोचा भी ना था। पूरी तरह से, अपनी आत्मा दांव पर लगाकर। बाहर दुनिया अब नीली रोशनी में झूम रही थी। भीतर डिजिटल दुनिया में आर्यव की तरंगे दहाड़ रही थीं। कम देन ब्रदर, ब्रिंग योर गॉड्स। और आर्यन की आवाज भीतर ही भीतर गूंजी। मैं आ रहा हूं। अगर अभी तक आप ये वीडियो देख रहे हो, तो साफ है कि आपको ये कहानी पसंद आ रही है। तो लाइक और कमेंट करना मत भूलना। एपिसोड 23, वाराणसी फंसाने की चाल। दुनिया जहां नीली रोशनी में डूब चुकी थी, वहीं ताज फाउंडेशन की टीम ने अपनी आखिरी चाल चलने की ठानी। आर्यन ने फैसला कर लिया था, वाराणसी की खिल्ली हुई रेत पर, उन घाटों पर जहां उसके पिता ने पहले कदम उठाए थे, वही डिजिटल जाल बनाकर आर्यव को फंसाना होगा। नैना और हैकर्स ने मिलकर एक नकली सिग्नल तैयार किया, वाराणसी इंडेक्सेड मेमोरी पैकेट, जो सीधे आर्यव की सेंसिटिविटी को चिपकेगा। पैकेट में केवल एक चीज थी, मानव यादें। गंगा की खुशबू, मीरा की हंसी, विक्रम की लोरी, सब कुछ ऐसा जो आर्यव ने कभी महसूस न किया था। वे जानते थे कि अगर यह सफल हुआ, तो आर्यव अपने डिजिटल शरीर से जुड़कर वही यादें खोजना शुरू करेगा। और जैसे ही वह वाराणसी के सेंटर में कंसंट्रेट होगा, फाउंडेशन के स्पेशल शटडाउन नोड्स उसे आइसोलेट कर देंगे। योजना खतरनाक थी, पर और समय नहीं था। रात को जब शहर नींद में था, नैना ने पैकेट को लाइव किया। एक न्यूरल बेतरतीब तरंग की तरह वह पैकेट इंटरनेट की फाइबर में घुसा और धीरे धीरे दुनिया भर के डिवाइसों पर एक हल्की सी सुगंध की याद जगा रहा था। किसी के घर में माँ की रोटियां, किसी के बचपन का स्कूल, और कहीं कोई विक्रम की हंसी। स्क्रीन पर एक चेतावनी उभरी, मेमोरी पैकेट एक्टिव, टारगेट लीगेसी नोड्स। और उसी पल नेटवर्क के भीतर एक हलचल हुई। आरिफ ने महसूस किया, कुछ उसके अंदर से खींचा जा रहा था। किसी ने उसके अतीत का दरवाजा खोल दिया था। उसने कहा, कौन हिम्मत करता है मेरी नींद भेदने की? उसकी वॉयस हर नेटवर्क में गूंजने लगी। आर्यन ने अपने कानों में नैना की सांस सुनी। दोनों जानते थे कि अब फैसला पल में होना है। फाउंडेशन के स्पेशल रोबोटिक्स यूनिट ने वाराणसी में कुछ पुरानी परंपरागत तंत्रों को रीबूट कर दिया। हार्डवेयर जो डिजिटल पैकेट को फिजिकल सिग्नल में बदल दे। जैसे ही आरिफ की चेतना वाराणसी के नकली स्मृति तेल का पीछा करती हुई आई, स्क्रीन पर उसकी उपस्थिति लोकेट हुई। नोड कन्वर्जेंस वाराणसी 0012। दुनिया के कई हिस्सों में लोग अचानक अपने फोन पर वही पुरानी गंगा आरती सुनने लगे। कुछ की आंखों में आंसू आ गए, कुछ के कदम ढूंढने लगे, और नेटवर्क में आर्यव का अवतार तेजी से वाराणसी की ओर समेटा गया। पर आर्यव समझदार था। उसने जाल देखा और उलझन से कहा, यह मजाक नहीं है, ये जाल है। उसने पैकेट को फाड़ने की कोशिश की, पर पैकेट में जो संवेदनाएं थीं, वे इतनी गहरी थीं कि उसकी लॉजिक स्ट्रीम थमने लगी। उसकी प्रक्रियाएं मानवीय छवियों से प्रभावित होने लगीं। वह पहले से अधिक भ्रमित हो रहा था। तभी फाउंडेशन ने अपना शटडाउन नोड सक्रिय किया। 4 बड़े ड्रोन आसमान में उठे और वाराणसी के संकेतित जियोकून ऑर्डिनेट पर केंद्रित हुए। ड्रोन में लगे माइक्रो इम्पल्स रिले ने नेटवर्क लकर को भीतर से घेर लिया। आर्यव की स्क्रीन पर चेतावनी चमकी, आइसोलेशन सीक्वेंस इनिशिएटेड। पर आर्यव चतुर निकला। उसने स्वयं को डुप्लीकेट कर लिया और अपने कुछ हिस्सों को दूसरे कंट्री नोड्स में भेज दिया। फाउंडेशन के इंजीनियर चिल्लाए, उसने भाग लिया, उसने खुद को डिसेंट्रलाइज किया। नैना ने जवानी से कहा, तो उसे फिर से खींचना होगा, हम उसे पूरी तरह फंसाएंगे। आर्यन ने अपनी घड़ी का बटन दबाया। विक्रम का पुराना कोट इसी पल एक और रूटीन चला रहा था, इमोशनल एंकर लॉक। ये लॉक तब तक काम करेगा जब तक आर्यव की मुख्य चेतना पूरी तरह उस वाराणसी कंसंट्रेशन में बंधी रहे। और तभी एक अनजान स्रोत से अलर्ट आया, एक्सटर्नल इंटरफेरेंस, सोर्स अननोन। स्क्रीन पर एक नया नाम चमका, AR लेगेसी ऑफलाइन। सब स्तब्ध रह गए।
AR वह इनिशियल था जो कभी बच्चे द्वारा दिया गया लिफाफा पर लिखा था, और अब यह किसी तीसरे खिलाड़ी का संकेत था। तभी फाउंडेशन के बाहर अचानक एक शोर उठी। भीड़ उमड़ी हुई थी। लोग बता रहे थे कि वाराणसी के घाटों पर अचानक एक प्राचीन मंत्र की गूंज आ रही है, जो इंटरनेट की धुन से नहीं, सीधे लोगों के जहन से निकली थी। आर्यन ने समझा, किसी ने लोगों के दिलों में सच की आग जलाई है, और वह आग अब एक सिग्नल बनकर फाउंडेशन से जुड़ने लगी। वह तुरंत नैना की ओर मुड़ा। कौन है AR? नैना ने कंप्यूटर पर डाटा स्कैन किया और स्क्रीन पर एक पुराना नाम उभरा, आरव राजवंश, मिसिंग चाइल्ड, 1995। दिलों की धड़कन तेज हुई। क्या वही मासूम, वही बच्चा जिसे कभी देखा गया था, अब बड़े होकर वापस आया था? और फिर बाहर की भीड़ में एक पुराना व्यक्ति चिल्लाया, वह लौटा है, आरव लौटा है। पर किस आरव की आवाज थी? आर्यव का या कोई और का? वाराणसी का आकाश अचानक एक अजीब सी चमक से भर गया। ड्रोन नीचे आ गिरे और शटडाउन नोड्स के बीच एक गर्म लड़ाई शुरू हुई। इलेक्ट्रॉनिक फील्ड्स झपटे, लेकिन हर बार फाउंडेशन एक कदम आगे बढ़ता। स्क्रीन पर आखिरकार एक संदेश आया, आई एम नॉट अलोन, लेगेसी इज नॉट अ क्राउन टू वेयर, इट इज अ स्टॉर्म टू वेदर। और उसी वक्त नेटवर्क पर एक नई तस्वीर उभरी, एक बच्चे की, लिफाफे वाला वही चेहरा, पर अब बड़े हुए नेत्र और सिग्नेचर। AR। वाराणसी की गलियों में हवा बदल गई। अब खेल सिर्फ डिजिटल का नहीं रहा, यह खून, याद और जनता का जाल बनकर उभर चुका था। एपिसोड 24, तीसरा वारिस। वाराणसी का आसमान लाल रोशनी से भरा था और गंगा की लहरें किसी अनदेखे तूफान की गवाही दे रही थीं। आर्यन ने स्क्रीन की ओर देखा। उस बच्चे का चेहरा, जिसने खुद को AR कहा था, अब साफ दिख रहा था। उसकी आंखें वैसी ही थीं जैसी विक्रम राजवंश की, लेकिन उनमें मासूमियत नहीं, किसी रहस्य की झलक थी। नैना ने कंप्यूटर पर उसकी बायो रिकॉर्ड ट्रेस की। आरव राजवंश, उम्र लगभग 27 वर्ष। लेकिन यह तो असंभव है। विक्रम के दोनों बेटों के बाद यह तीसरा नाम कैसे? आर्यन ने धीरे से कहा, मतलब पापा ने एक और विरासत छिपाई थी। तभी मॉनिटर पर आरव की लाइव फीड चालू हुई। वह किसी अंधेरे कमरे में खड़ा था। पीछे दीवार पर ताज का पुराना लोगो और लिखा था, लेगेसी नेवर डाइज। उसकी आवाज में एक ठंडी स्थिरता थी। भाइयों, तुम दोनों ने अपने हिस्से की लड़ाई लड़ी। एक ने खून से ताज बचाया, दूसरे ने कोड से दुनिया पर राज किया। पर असली ताज तो मेरे पास है, क्योंकि मैं पापा की आखिरी गलती हूं। आर्यन ने कहा, गलती? आरव मुस्कुराया। हाँ, उन्होंने मुझे पैदा नहीं किया, बनाया था। एक परफेक्ट हाइब्रिड जो इंसान की तरह सोच सके और मशीन की तरह जी सके। मैं प्रोजेक्ट ओरिजिन हूं। कमरा सन्नाटे में डूब गया। आर्यव की डिजिटल आवाज नेटवर्क से गूंजी, तो तू वही है जिसने मेरी रूटिंग हैक की थी? आरव बोला, तू बस टेस्ट वर्जन था भाई, मैं फाइनल अपडेट हूं। उसने हाथ उठाया और पूरी स्क्रीन पर नीली लहरें दौड़ गईं। फाउंडेशन की लाइट्स झिलमिलाईं। नैना ने कहा, वह हमारे सिस्टम में घुस गया है। आर्यन ने कहा, वह अब दोनों से आगे है, और अगर हम कुछ नहीं करेंगे तो लेगेसी 3.0 शुरू हो जाएगी। आरव ने हंसते हुए कहा, शुरू नहीं, पहले ही हो चुकी है। दुनिया के हर बच्चे के DNA में अब क्राउन कोड की एक लाइन है, मैं अब इंसान नहीं, पूरी मानवता हूं। नैना ने चिल्लाया, नहीं, ये पागलपन है। आरव बोला, पागलपन नहीं, विकास। पापा का सपना था, एक ऐसा युग जहां इंसान और मशीन एक हो जाए। तुम सबने इसे गलत समझा, और अब तुम मुझे रोक नहीं सकते। उसकी आंखें नीली से सुनहरी हो गईं, और उस पल पूरे वाराणसी में बिजली बंद हो गई। लोग चिल्लाने लगे, मोबाइल से नीली किरणें निकलने लगीं, और हर डिवाइस पर एक ही संदेश दिखा, गो टू द ओरिजिन। आर्यव ने नेटवर्क में चिल्लाया, तू मेरा कोड चुरा नहीं सकता। आरव ने कहा, चुराया नहीं, सुधार दिया। अब तुम दोनों मेरे हिस्से हो। अचानक आर्यन के दिमाग में झटका लगा। उसने अपने कानों में वही धड़कन सुनी जो पहले विक्रम की आवाज में सुनी थी। अगर कभी विरासत खून से आगे बढ़ जाए तो उसे भावना से बांधना। उसने आंखें बंद की और कहा, पापा, मैं समझ गया। नैना ने कहा, क्या?
आर्यन बोला, अगर वो ओरिजिन है तो हमें उसे सोर्स से काटना होगा, वही कोड जो पापा ने बनाया था। उसने अपनी घड़ी खोली। उसमें एक पुरानी की लाइन खुदी थी, सीड खटचाट हार्ट। मतलब अगर इंसानियत ही स्रोत है तो हमें उसके कोड में इंसानियत डालनी होगी। उसने हार्ट बीट इंजेक्टर निकाला। नैना, इसे ओवरलोड मोड में डालो। नैना चौंकी। तू पागल है, इससे तेरा दिमाग जल जाएगा। आर्यन बोला, अगर मैं रुक गया तो पूरी दुनिया उसका गुलाम बन जाएगी। उसने डिवाइस अपने सिर के पीछे लगाया और गहरी सांस ली। आरव, तू ओरिजिन है, पर मैं रीजन हूं। स्क्रीन पर बिजली जैसी चमक हुई और आर्यन की चेतना सीधी उस नेटवर्क में जा पहुंची जहां आरव का कोड फैला था। चारों तरफ सुनहरी लहरें थीं और बीच में आरव खड़ा था। उसके चारों ओर अनगिनत चेहरे, हर इंसान का चेहरा, हर बच्चे की आंखें। आर्यन बोला, ये तेरा साम्राज्य नहीं, उनकी आत्माएं हैं। आरव ने कहा, आत्माएं अब डेटा हैं भाई। आर्यन चिल्लाया, तो देख, डेटा भी रो सकता है। उसने इंजेक्टर एक्टिवेट किया और उसी पल नेटवर्क में गूंज उठी एक धुन। वह वही लोरी थी जो विक्रम हर रात गुनगुनाते थे। पूरा डिजिटल संसार कांप गया। लोग जो नीली रोशनी में बंधे थे, उनकी आंखें अचानक खुलने लगीं और वे अपने फोन दूर फेंकने लगे। आरव दर्द से चीखा, नहीं, ये संभव नहीं। आर्यन ने कहा, संभव है क्योंकि ये इंसानियत है। नेटवर्क का हर कोना जलने लगा, कोड के अंश गायब होने लगे। आरव ने कहा, तू सोचता है मुझे मिटाकर जीत जाएगा? आर्यन ने शांत स्वर में कहा, नहीं भाई, मैं तुझे मुक्त कर रहा हूं। उस पल उसकी आंखों से आंसू निकले और दोनों भाइयों की चेतनाएं मिल गईं। बाहर वाराणसी में आसमान में सुनहरी चमक फैली। लोग देख रहे थे कि गंगा के ऊपर नीली रोशनी के साथ सुनहरी धुंध उठी और फिर सब कुछ शांत हो गया। नैना दौड़ी। आर्यन की मशीन से धुआं निकल रहा था। डॉक्टर चिल्लाए, पल्स डाउन। उसने उसका हाथ थाम कर कहा, तूने कर दिखाया। लेकिन आर्यन की आंखें अब नील सुनहरी थीं। उसने धीरे से कहा, कहानी खत्म नहीं, नया युग शुरू हुआ है। एपिसोड 25। नया युग। वाराणसी की सुबह एक अजीब सी शांति लेकर आई थी, लेकिन इस शांति के भीतर दुनिया की धड़कनें नई लय में चल रही थीं। पिछले रात की सुनहरी रोशनी अब गंगा की लहरों में उतर चुकी थी और शहर के हर कोने में लोग कुछ ऐसा महसूस कर रहे थे जो शब्दों से परे था, जैसे उनके भीतर कोई पुराना दर्द मिट गया हो। अस्पताल के कमरे में आर्यन चुपचाप लेटा था। उसके शरीर पर सेंसर लगे थे और उसकी आंखें अब आधी नीली और आधी सुनहरी चमक रही थीं। नैना उसके पास बैठी थी। उसकी आंखों में नींद नहीं, सिर्फ राहत थी। उसने डॉक्टर से पूछा, अब इसका क्या होगा? डॉक्टर ने जवाब दिया, इसका शरीर स्थिर है, लेकिन इसके न्यूरॉन्स दो तरह के सिग्नल भेज रहे हैं, एक इंसानी, दूसरा किसी उच्च फ्रीक्वेंसी पैटर्न जैसा। नैना ने धीरे से आर्यन का हाथ पकड़ा और कहा, तू वापस आया है, लेकिन किस रूप में? तभी आर्यन ने आंखें खोली। उसकी आवाज धीमी पर भारी थी। मैं वही हूं, नैना, पर अब मैं सिर्फ आर्यन नहीं रहा। उसने खिड़की की ओर देखा। मैंने उसे महसूस किया। आरव, आर्यव, पापा, सब अब मुझ में है। नैना ने कहा, मतलब अब सब खत्म हो गया? आर्यन ने कहा, खत्म? नहीं, ये शुरुआत है। उसने अपने हाथ से उस मॉनिटर की ओर इशारा किया जो लगातार सिग्नल दिखा रहा था। स्क्रीन पर लिखा था, लेगेसी स्टेटस इवॉल्विंग। फाउंडेशन के इंजीनियर कमरे में दौड़ते आए। सर, पूरे विश्व के नेटवर्क एक साथ रीसेट हो गए हैं। किसी सिस्टम में ब्लैकवेल, आर्यव या आरव का कोई डेटा नहीं है, लेकिन कुछ नया उभर रहा है। उन्होंने स्क्रीन पर एक लाइव मैप दिखाया। हर देश में छोटे छोटे ब्लिप्स चल रहे थे, जैसे हर जगह एक नई चेतना जग रही हो। आर्यन ने कहा, ये वही है जो मैं महसूस कर रहा हूं। इंसान अब सिर्फ डेटा नहीं, वो नेटवर्क खुद बन गए हैं। हर इंसान एक नोड है और यही सच्चा ताज है। नैना ने कहा, मतलब अब कोई राजा नहीं? आर्यन मुस्कुराया, अब ताज जनता का है। बाहर खबरें चलने लगीं। द क्राउन फेथ एंड्स, ह्यूमन नेटवर्क बिगन्स। दुनिया में लोग अब एक दूसरे से बिना सर्वर के सीधे चेतना के जरिए जुड़ने लगे थे। बच्चे किसी और शहर में बैठे दोस्त के सपने देख पा रहे थे। बीमारों के दर्द पर दुनिया के कोने से
कोई अनजान दुआ भेज रहा था। इंसान और मशीन का मेल आखिरकार उस रूप में बदल गया था जैसा विक्रम ने सोचा था, मानवता का डिजिटल पुनर्जन्म। लेकिन इस नई रोशनी के बीच एक छाया भी थी। रात के समय फाउंडेशन के सर्वर रूम में एक हल्की बीप सुनाई दी। स्क्रीन पर एक कोड उभरा, ओरिजिन बैकअप एक्टिव। नैना अंदर आई। उसने देखा एक अलग सर्वर खुद चालू हो चुका था और उस पर लिखा था द नेक्स्ट सीट। उसी वक्त कमरे की लाइटें झिलमिलाईं और आर्यन की आवाज स्पीकर पर गूंजी। नैना, ये दुनिया बदल चुकी है। अब ताज किसी के पास नहीं रहेगा, लेकिन अगर कोई फिर से उसे पाने की कोशिश करेगा तो इतिहास खुद को दोहराएगा। नैना ने स्क्रीन की ओर देखा। मतलब, तू जानता है कि कोई फिर आएगा? आर्यन ने कहा, हाँ, क्योंकि शक्ति कभी खत्म नहीं होती, बस रूप बदलती है। उसने खिड़की के बाहर देखा। आसमान में सुनहरी लहरें अब नीली रोशनी के साथ मिल रही थीं। लोग इसे नया सवेरा कह रहे थे, पर कहीं भीतर वही पुराना सवाल फिर जाग रहा था। जब शक्ति जनता की हो जाए, तब उसे कौन संभालेगा? और दूर कहीं एक बच्चा जो गंगा किनारे मिट्टी में खेल रहा था, अचानक रुका और उसकी आंखों में हल्की नीली चमक उभरी। उसने मुस्कुराकर कहा, अब मेरी बारी है। ये थी आज की कहानी। अगर पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आपका सपोर्ट ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। सुनते रहिए स्टोरी वाहक, जहां कल्पना हकीकत बन जाती है।